हेलो बच्चों, नीट विद कनु में आपका स्वागत है। कैसे आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। हमेशा ही मैं ये कहती हूँ क्योंकि अगर नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। हम डाइजेशन शुरू कर चुके हैं। कल हमने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल देखा। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा और आई होप कि आपने वो अच्छे से नोट्स की फॉर्म में उतारा होगा, क्योंकि हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। उससे क्वेश्चन बनता है। आपके लिए टेलीग्राम पर नोट्स और क्वेश्चन बैंक डाल दिए गए हैं। उनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को 2x स्पीड से आगे ले जा सकते हैं। देखो बच्चों, अब टाइम बिल्कुल नहीं रह गया है, बिल्कुल भी नहीं। जो प्रिपरेशन कर रहा है वो 360 ऑन 360 ला देगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं 1 महीना पहले 2 महीने पहले अगर स्टार्ट करूँगा और तब प्रिपरेशन करके मैं एम्स ले लूँगा या फिर 360 ऑन 360 ले लूँगा, तो ये पॉसिबल नहीं। Until and unless you have prior knowledge of anything, you can't revise. To revise something, you need to learn something first. और आपको ये लर्निंग फेज यूटिलाइज करना पड़ेगा। मैं आपको एक प्रॉपर गाइड दे रही हूँ, एक प्रॉपर मैप दे रही हूँ बायोलॉजी के लिए, 360 ऑन 360 के लिए। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे पकड़ बनानी है। चैनल को सब्सक्राइब करो। डेली के डेली वीडियोस आ रही हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे रोज की रोज क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब उनको लगाओ। डेली आपके लिए क्वेश्चंस डाल रही हूँ ना मैं। हाँ, डेली के 10 क्वेश्चंस। अभी देखो, डेली के 10 क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, तो आप 1 महीने में कितना कर रहे हो? 300 क्वेश्चंस। और इतने तो क्वेश्चंस भी नहीं आते आपके पास। और अभी आपके पास 5 महीने हैं। अपनी मेहनत को मेरी मेहनत से मैच करो। पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और मेहनत करो। चलो, आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ज़्यादा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अच्छे से एंड तक देखना और अपने नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि मैम टेलीग्राम पे नोट्स दे रही है। ये आपके नोट्स हो रहे हैं। आप मेहनत तो करो बनाने के लिए। लेक्चर में आगे देखते हैं। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन का लेक्चर है। आज हम डाइजेशन देखेंगे, डाइजेशन होगा कैसे और किस किस का कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, चलो। डाइजेशन, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? डाइजेशन। डाइजेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? डाइजेशन में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं? ऑल्दो मैं आपको ये चीज़ बता चुकी हूँ, फिर भी सबसे पहला स्टेप इंजेशन। क्या होता है सबसे पहला स्टेप? इंजेशन। इंजेशन में खाना मुंह में लेना। खाना मुंह में लेना, फिर क्या होगा? चबाना। इंजेशन के अंदर ही आप क्या करते हैं? मैस्टिकेशन। क्या करते हैं इंजेशन के अंदर ही? मैस्टिकेशन। खाना मुंह में लिया, चबाया, उसके बाद निगलना। स्वेलोइंग। स्वेलोइंग को क्या कहते हैं हम? डेग्लूटेशन। स्वेलिंग को क्या कहते हैं? डेग्लूटेशन। कैसे? बोलस। किस फॉर्म में जाता है खाना? बोलस की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि खाना सलाइवा के साथ मिक्स होके बोलस बना चुका है।
फूड और सलाइवा मिक्स होकर क्या बनाते हैं? बोलस। बोलस का क्या होता है? डेग्लूटेशन। मतलब कि स्वेलोइंग। क्या हो रही है? खाने की स्वेलोइंग। ठीक है। ये डेग्लूटेशन का जो सेंटर होता है ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? जो हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं वो ब्रेन का कौन सा सेंटर कंट्रोल करता है? कुछ याद है? 10th क्लास में पढ़ा था? नहीं भी याद है तो लिख लो। मेड्यूला ऑब्लंगेटा। कौन सा? मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मेड्यूला ऑब्लंगेटा में आपका डेग्लूटेशन का सेंटर है। ठीक है। सेकेंड स्टेप ये हो गया आपका इंजेक्शन। इंजेक्शन के बाद आपका दूसरा स्टेप आता है डाइजेशन। डाइजेशन मतलब फूड का पचाना, फूड का तोड़ना, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? एब्जॉर्प्शन। क्या पढ़ा था? एब्जॉर्प्शन। ठीक है। फिर एसिमिलेशन और उसके बाद लास्ट क्या पढ़ा था? इजेशन या फिर एक्सक्रीशन, एक्सीट आउट करना। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये हैं आपके जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं स्टेप। ये होते हैं स्टेप जो डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। तो अब हम डाइजेशन शुरू करते हैं। ठीक है। स्टेप्स देख लिए हमने। अब हम क्या शुरू करेंगे? डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ कार्बो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें किस किस में मिलते हैं? रोटी में, चावल में, जितना भी आपका खाना है उसमें कार्ब्स मिलेंगे ही मिलेंगे। रोटी में कार्ब्स सबसे ज़्यादा होते हैं। कार्ब्स किस फॉर्म में डाइजेस्ट होते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च डाइजेस्ट होता है आपका। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो आप क्या डाइजेस्ट करते हैं? स्टार्च। ठीक है। सबसे पहले आपका कहाँ पे? माउथ में देखेंगे। माउथ में आपके पास क्या होता है? माउथ में होता है आपके पास सलाइवा। ठीक है। सलाइवा एक्ट करता है स्टार्च पे और 30% स्टार्च माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है। सलाइवा के पास एंजाइम होता है, उसे क्या कहते हैं? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है सलाइवा का सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करता है स्टार्च पर और स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है छोटी यूनिट्स में, सिर्फ 30% स्टार्च। ठीक है। माउथ में स्टार्च किस में ब्रेक डाउन होगा आपका? माल्टोज और डेक्स्ट्रिन्स। माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। किसकी प्रेजेंस में? सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में। और सलाइवरी अमाइलेज का पीएच क्या रहता है आपका? 6.8। कितने % स्टार्च डाइजेस्ट होता है माउथ में? सिर्फ 30%। कितना? सिर्फ 30% स्टार्च माउथ में डाइजेस्ट होता है। किसमें? माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। ठीक है। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज का मैंने आपको नाम बताया था एक। क्या था नाम? टाइलिन। क्या बताया था? ये जो सलाइवरी अमाइलेज होता है क्या होता है? ये
टाइलिन। ये टाइलिन आपका एक्ट करता है 6.8 pH में और किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन में। ये टाइलिन किसकी प्रेजेंस में, क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में काम करते हैं। ठीक है, आगे चलो, आगे हम चलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस में कोई एंजाइम नहीं होते हैं, कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, ये तो हमें पता है। हम जाते हैं अगला, स्टमक। स्टमक में आपके पास कोई भी कार्बोहाइड्रेट पचाने के एंजाइम्स नहीं होते, कोई भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं कराता है। तो मतलब कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, नो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट। तो मतलब कोई स्टार्च का डाइजेशन ही नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। अगला हम चलते हैं इंटेस्टाइन पर। इंटेस्टाइन में आपको पता है कि बहुत सारे जूसेस आते हैं, पेनक्रियाज का भी, बाइल भी आएगा, लिवर से भी आएगा, और इंटेस्टाइन का खुद तो होगा ही होगा। सबसे पहले हम देखते हैं पेनक्रियाटिक जूस का एक्शन। पेनक्रियाटिक जूस का एक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, स्टार्च 30% माउथ में डाइजेस्ट हो चुका है, 70% यहाँ डाइजेस्ट होगा। स्टार्च पर क्या एक्ट करेगा, पेनक्रियाटिक जूस है तो क्या होगा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। कौन सा एक्ट करेगा आपका, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज आपका स्टार्च को किस में तोड़ेगा, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन्स, माल्टोज और डेक्स्ट्रिन्स में। ठीक है, तोड़ दिया माल्टोज और डेक्स्ट्रिन्स में। आपको पता होना चाहिए जब भी हम डाइजेशन करवा रहे हैं तब हम किसका करवा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में तोड़ रहे हैं आप, सिंपलर सब्सटेंस में। अभी ये सिंपलर सब्सटेंस नहीं है, ये बीच का मिडिल पार्ट है। अभी हमें इसे और आगे तोड़ना है, लेकिन डायरेक्ट अगर हम बड़े से छोटा तोड़ देंगे पॉसिबल नहीं है, हमें पहले बीच में पार्ट्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो पेनक्रियाटिक जूस, स्टार्च का 70% आपका डाइजेशन माल्टोज और डेक्स्ट्रिन के फॉर्म में किस में हुआ है, पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में नहीं, पेनक्रियाज से जूस आया है किसमें, इंटेस्टाइन में। चलो, पेनक्रियाटिक जूस देख लिया। हम देखते हैं इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस में क्या प्रेजेंट था, पहले तो अच्छा इसका तो हमने नाम लिखा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। आपको नाम पता होगा इसका दूसरा क्या होता है, एमाइलोप्सिन। पेनक्रियाटिक अमाइलेज ही आपका क्या होता है, एमाइलोप्सिन। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस में आपको पता है माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज ये सब प्रेजेंट थे, है ना। तो इंटेस्टाइनल जूस में सबसे पहले माल्टोज को तोड़ना है। माल्टोज को तोड़ना है, किस में टूटेगा ये, 2 यूनिट ग्लूकोज में, 2 यूनिट ग्लूकोज में, 2 यूनिट ग्लूकोज में टूट गया। लेकिन किसकी प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, माल्टेज, माल्टोज, माल्टेज की प्रेजेंस में 2 यूनिट ग्लूकोज में टूट गया। माल्टोज के अलावा क्या था, सुक्रोज। सुक्रोज आपका टूटता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किसकी प्रेजेंस में, सुक्रेज की प्रेजेंस में। ठीक है, फिर आता है आपका
लैक्टोज। ये किस में ब्रेक होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। किसकी प्रेजेंस में? ये आपका लैक्टेज की प्रेजेंस में। लैक्टोज आपका मिल्क शुगर, चाइल्ड शुगर, जो बच्चों का दूध होता है उसमें जो मिलती है मिल्क शुगर, क्या होती है वो? लैक्टोज। ठीक है, ये हो गया आपका सब चीज़ का डाइजेशन, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। किसमें? छोटी छोटी एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो जाता है, एनर्जी देता है हमें, आपको पता है। लेकिन आपके जो बॉडी है उसमें एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका आप डाइजेशन नहीं करा सकते हो, वो कौन सा है आपका? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड रहता है। इसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते ही नहीं है हमारे बॉडी में। ये डाइजेस्ट किस में होता है? डाइजेस्टेड इन र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स मतलब काउ, बफेलोज। इनके पास ऐसा स्टमक होता है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेता है। हमारी बॉडी में फिर ये क्या करता है? हमारी बॉडी में ये रफेज की तरह काम करता है। कैसे? एक्ट एज रफेज। एक्ट एज रफेज। ये चीज समझ आई? ये था आपका पूरा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। माउथ में स्टार्च बना माल्टोज और डेक्स्ट्रेंस। स्टमक में कोई होगा ही नहीं। इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूस उसको तोड़ेगा और इंटेस्टाइनल जूस फिर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ देगा। ये देखा? अब हम इसके बाद करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। आपका फेवरेट चीज है तो प्रोटीन किस किस में मिलता है? जितनी भी मोटी दालें होती हैं, चिकपीस, ब्लैक पी, जितनी भी दालें होती हैं बेसिकली उनमें क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट में तोड़ना है। आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ चुके हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट आपको पता है। प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? क्या जुड़ जुड़ के प्रोटीन बनता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होती है अमीनो एसिड। इन दी एंड प्रोटीन किस फॉर्म में डाइजेस्ट होगा? अमीनो एसिड के फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं माउथ। माउथ लिया। माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन होगा? प्रोटीन का डाइजेशन किससे होगा? प्रोटीएजेस से। माउथ में प्रोटीएजेस नहीं होते हैं। क्या? नो प्रोटीएजेस। नो प्रोटीएजेस। इसोफेगस में कोई एंजाइम ही नहीं है, उसमें तो कुछ ही डाइजेस्ट नहीं होगा। हम आते हैं स्टमक पर। स्टमक में आपका हर चीज इनएक्टिव फॉर्म में उसे एक्टिव कराना है, जैसे कि पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन को आपका पेप्सिन में कन्वर्ट कराना है। ठीक है, प्रोरेनिन वो आपका कन्वर्ट कराना है रेनिन में। किसकी प्रेजेंस में होता है ये? HCl। ये हमने पीछे देख चुके हैं। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन कैसे हैं? इनएक्टिव फॉर्म में। और ये दोनों अब किस में कन्वर्ट हो चुके हैं? ये दोनों अब कन्वर्ट हो चुके हैं प्रोटीएजेस में। स्टमक के पास क्या आ गया आपका? प्रोटीएजेस। ठीक है, ये किस पीएच पे काम करते हैं? ये पीएच पे काम करते हैं बहुत ही कम, एसिडिक पीएच।
1.2 HCl प्रेजेंट है क्योंकि, ठीक है। आपका प्रोटीन आया, प्रोटीन पर एक्ट किया पेप्सिन ने। प्रोटीन पर किसने एक्ट किया? पेप्सिन ने। तोड़ किस में दिया इसको? पेप्टाइड्स और प्रोटीएजेस, पेप्टाइड्स और प्रोटीएजेस में, ठीक है। पेप्सिन ने तो काम कर दिया। रेनिन का काम, रेनिन का हमारी बॉडी में काम नहीं होता है। रेनिन का काम होता है एक चाइल्ड की, एक इन्फेंट की बॉडी में। किसमें? इन्फेंट के केस में। इन्फेंट के केस में रेनिन क्यों एक्ट करता है? आपको पता है छोटे बच्चों को सिर्फ दूध दिया जाता है। दूध में एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं केसीन। केसीन को डाइजेस्ट कराने के लिए पेप्सिन इतना नहीं बन पाता है। पेप्सिन इतना नहीं बनता है। पेप्सिन नहीं बन रहा है तो किसी और को तो काम करना पड़ेगा, किसी और को काम करना पड़ेगा। वो कोई और कौन है आपका? वो कोई और है आपका रेनिन। रेनिन पहले आपका जो केसीन होगा उसको छोटे फॉर्म में तोड़ेगा और वो छोटा फॉर्म फिर पेप्सिन आपका एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आपका जो पेप्सिन होता है उसे एक हेल्प मिल जाती है क्योंकि पेप्सिन इतना है नहीं। आपका जो रेनिन होता है वो थोड़ा हेल्प करता है आपका प्रोटीन डाइजेशन में। किसमें? इन्फेंट्स में। इन्फेंट्स में आपका कौन सा एक्ट करता है? रेनिन। आपका प्रोटीन कौन सा है यहाँ पे? केसीन। केसीन आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैरा केसीन और कैल्शियम। ये जो पैरा केसीन और कैल्शियम निकलते हैं किसके एक्ट से? रेनिन की प्रेजेंस में। ये दोनों मिक्स होके क्या बन जाते हैं? कैल्शियम पैरा कैसिनेट। कैल्शियम पैरा कैसिनेट ये बिल्कुल दही की कंसिस्टेंसी का होता है। कहते हैं ना बच्चों का दूध डाइजेस्ट नहीं हो, वो निकल गया। और जब बच्चे वॉमिट करते हैं उनका जो दूध निकलता है वो दही की फॉर्म में होता है। क्या निकला है? वो दही नहीं निकला है, वो दूध ही निकला है। किस फॉर्म में? कैल्शियम पैरा कैसिनेट की फॉर्म में। रेनिन ने अपना काम कर दिया, आगे उसको डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एक अमाउंट में नहीं प्रेजेंट है तो वो क्या होता है? निकल जाता है। चलो फिर इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। क्या बोलते हैं? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। आपका ये जो कैल्शियम पैरा कैसिनेट है इस पर कौन एक्ट करेगा? इस पर एक्ट करेगा आपका पेप्सिन। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका पेप्टाइड्स और प्रोटीएजेस, पेप्टाइड्स और प्रोटीएजेस में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है? ये अभी हमने देखा स्टमक का एक्शन प्रोटीन्स पर। अब हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला क्या है आपका? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस में आपका हर एक चीज़ इनएक्टिव फॉर्म में है, उसे पहले एक्टिव कराना है। आपका एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव करके ट्रिप्सिन बनेगा और ट्रिप्सिन एक ऑटो कैटालिटिक एंजाइम है, ये अपने आप तोड़ देगा। इसको पहले कन्वर्ट करा दो आप, बाकी काम भी खुद कर देगा। एक जरा सा पुश देने की जरूरत है। तो आप ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाता है? ट्रिप्सिन में। किसकी प्रेजेंस में? एंटेरोकाइनेज। एंजाइम आता है आपका इंटेस्टाइनल से, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज की प्रेजेंस में ट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया? आपका ट्रिप्सिन में। फिर
प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। प्रो लगाया ना, प्रो का मतलब आपका इनएक्टिव फॉर्म, किस में कन्वर्ट कराना है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में। किसकी प्रेजेंस में होगा, ये होगा आपका ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में। ट्रिप्सिन एक्ट करेगा और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करा देगा। दूसरा एक और था आपका काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट होगा आपका, काइमोट्रिप्सिन में। किसकी प्रेजेंस है, ये भी किसकी प्रेजेंस में, ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में। काइमोट्रिप्सिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया आपका, काइमोट्रिप्सिन में। एक बार ट्रिप्सिन कन्वर्ट करा दो, ट्रिप्सिन सबको आपका कन्वर्ट करा देगा। क्यों, क्योंकि ट्रिप्सिन कैसा है आपका, ट्रिप्सिन आपका ऑटो कैटालिटिक है नेचर में। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो हैं, ये हैं आपके एक्टिव फॉर्म्स। ये किस पे एक्ट करेंगे, ये एक्ट करेंगे आपके प्रोटीन्स पर, और किस में तोड़ देंगे, आपके पेप्टाइड्स और प्रोटीएजेस। पेप्टाइड्स और प्रोटीएजेस में कौन एक्ट करेगा आपका, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, प्रोटीन को किस फॉर्म में डाइजेस्ट करना होता है, अमीनो एसिड के फॉर्म में। अभी हमने क्या बनाया, अभी हमने बनाया है आपका पेप्टाइड्स और प्रोटीजेस। जो अमीनो एसिड की चेन होती है वो कुछ ऐसी होती है। प्रोटीन की कुछ ऐसी चेन होती है, अलग अलग अमीनो एसिड जुड़ते हैं, तो कुछ यहाँ से तोड़ेंगे, कुछ यहाँ से तोड़ेंगे, कुछ बीच से तोड़ेंगे। तो क्या होता है, कुछ बीच से तोड़ेंगे, कुछ साइड से तोड़ेंगे, तो मतलब अलग अलग पेप्टाइडेज होंगे। एक होगा आपका एक्सोपेप्टाइडेज और दूसरा होगा आपका एंडोपेप्टाइडेज। एक्सो मतलब जो बाहर से तोड़ेगा, है ना, मतलब एक्ट ऑन एक्सटीरियर बॉन्ड्स, और एंडो अंदर, एक्ट्स ऑन इंटीरियर बॉन्ड्स। बाहर जो एक्ट करेगा कौन कौन से होंगे, वो अमीनो पेप्टाइडेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, और अंदर जो काम करेंगे अभी हमने देखे, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, तो मतलब यहाँ पे तो कर होंगे आपके काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन। यहाँ पे जो एक्ट करोगा NH2 वाली साइड होगा, वो होगा अमीनो पेप्टाइडेज, और आपका ये COH वाली तरफ क्या एक्ट करा होगा आपका, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। आपका ये जो अमीनो एसिड वाली ग्रुप है, इसको और कौन कौन ब्रेक डाउन करेगा, किस किस में, अमीनो एसिड में डाइपेप्टाइडेज और ट्राइपेप्टाइडेज। डाइपेप्टाइडेज और ट्राइपेप्टाइडेज के फॉर्म में ये क्या है आपके अमीनो एसिड्स।
ये हो गया आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स में हमने बना दिया तोड़ के, एक्सोपेप्टाइडेज और एंडोपेप्टाइडेज की मदद से आपका किसमें बन गया ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब क्या बचता है आपका, प्रोटीन हमने डाइजेस्ट करा लिया, आपका कार्बोहाइड्रेट्स हमने डाइजेस्ट करा लिया, अब बचता है हमारे पास फैट्स और लिपिड। हम क्या करेंगे, डाइजेशन ऑफ फैट्स या फिर लिपिड्स, फैट्स और लिपिड का डाइजेशन। पहली बात तो फैट्स आपके मोनोमर हैं या पॉलीमर हैं। ऑब्वियसली मोनोमर तो होगा नहीं, पॉलीमर ये होते नहीं हैं। पॉलीमर ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं एस्टर्स। क्या होते हैं ये एस्टर्स, इससे बनते हैं एस्टेरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। एस्टेरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल से क्या बनते हैं आपके फैट्स। अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ आई है, आप बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर रही हूँ, आप बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर देख के ये अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आपका ये है फैट का ग्लोब्यूल। क्या है ये, फैट ग्लोब्यूल। ये जो फैट ग्लोब्यूल है ये आपको तोड़ना है छोटे छोटे पार्ट्स में। फैट होता है इनसॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, अब इसको सॉल्युबल बनाना है। ये भी तो फैट के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी सॉल्युबल नहीं होंगे। इसमें स्मॉल फैट ग्लोब्यूल, क्या ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल है, इसमें आपके कुछ पार्टिकल्स लगते हैं। क्या, ग्लिसरॉल लगा, और ये बन जाता है आपका मिसल। मिसल बन गया। अब ये आपने पढ़ा है पिछली क्लास में, सोप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब ये क्या हो जाएंगे, सॉल्युबल इन वाटर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर होते ही अब इनका डाइजेशन शुरू होएगा। ये क्या, ये जो फैट ग्लोब्यूल था, ये जो फैट में बना है स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में, क्या बोलते हैं इसको, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन से बड़ा फैट ग्लोब्यूल एक छोटे फैट ग्लोब्यूल में टूट जाता है। ठीक है, अब ये जो सॉल्युबल वाला पार्ट है इस पे एक्ट करेंगे कुछ लाइपेज, लेकिन उससे पहले टाइप्स ऑफ लाइपेज। माउथ में, टंग के पास लिंगुअल लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज स्टमक के पास, इंटेस्टाइनल लाइपेज इंटेस्टाइन के पास, और पेनक्रियाटिक लाइपेज पेनक्रियाज के पास। काम कौन करता है मेजरली, पेनक्रियाटिक लाइपेज। कौन करता है काम मेजरली, पेनक्रियाटिक लाइपेज, और जिसको हम क्या कहते हैं, स्टिप्सिन। क्या बोलते हैं, स्टिप्सिन। पेनक्रियाटिक लाइपेज आपका मैक्सिमम नंबर में काम करता है। चलो फिर इमल्सिफिकेशन हुआ। अब वैसे तो फैट ग्लोब्यूल्स नहीं, एक में ही जो फैट ग्लोब्यूल से छोटे वाला वो आपका नहीं डाइजेस्टेबल है ना। हम क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं। वो क्या मिला है हमें, जब हमें मिला है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, कौन सा, ट्राई
ग्लिसराइड। ट्राईग्लिसराइड किस में बनेगा आपका? डाईग्लिसराइड। डाईग्लिसराइड। ट्राईग्लिसराइड क्या हो गया? इमल्सिफाइड फैट। इमल्सिफाइड फैट मतलब इमल्सिफिकेशन के बाद जो फैट ग्लोब्यूल्स थे, किसकी प्रेजेंस में? आपका लाइपेज की प्रेजेंस में। क्या बना? डाईग्लिसराइड। और क्या बाहर निकल जाएगा? फैटी एसिड। क्यों? क्योंकि 2 फैटी एसिड तो ग्लिसरॉल के साथ लगे हुए हैं, 1 फैटी एसिड बच रहा है, वो बाहर निकल गया। अब ये डाईग्लिसराइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका मोनोग्लिसराइड। मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड। मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड किसकी प्रेजेंस में? लाइपेज की प्रेजेंस में। मोनोग्लिसराइड आपका टूटेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और ये हो जाएगा आपका एब्सॉर्ब। ये होती है इसकी डाइजेस्टेड फॉर्म। फैटी एसिड और आपका ग्लिसरॉल में टूट गया, और ये हो गया आपकी डाइजेशन ऑफ लिपिड कंप्लीट। इमल्सिफिकेशन करते ही आपका, इमल्सिफिकेशन के बाद लाइपेजेस एक्ट करके किस में बना दिया इन्होंने? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, अब हमारे पास बचता है आपका डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये जो डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड है किसका होता है? ये डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। डीएनए मोनोमर यूनिट। किन किन को मिला मिला के डीएनए बनाया था? हमने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा है ये चीज। किसको? न्यूक्लियोटाइड को। न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट में मिलके क्या बनती है? आपकी डीएनए। जो आपका ये न्यूक्लियोटाइड है, इसमें 2 चीज प्रेजेंट है, न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट ग्रुप। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या होता है आपका? नाइट्रोजनस बेसेस और शुगर। शुगर कैसी? पेंटोज शुगर। ये हमने बायोमॉलिक्यूल्स में देख लिया है। अगर किसी को देखना है तो आप बायोमॉलिक्यूल्स देख लीजिए। प्लेलिस्ट मैंने तैयार कर दी है, प्लेलिस्ट में जाके आप इजीली ढूंढ सकते हैं। ठीक है, आ जाओ फिर। न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड आपका किस में टूटेगा? न्यूक्लिक एसिड आपका टूटेगा न्यूक्लियोटाइड में। और किसकी प्रेजेंस में? न्यूक्लियेजेस। कौन कौन से हो सकते हैं वो? डीएनएस, आरएनएस। न्यूक्लिक एसिड किस में टूटा आपका? न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड किस में टूटेगा आपका? न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप में। किसकी प्रेजेंस में? न्यूक्लियोटाइडेज। न्यूक्लियोटाइडेज की प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड किस में टूट गया आपका? न्यूक्लियोसाइड में। ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये आपका टूटेगा शुगर और नाइट्रोजनस बेस में। किसकी प्रेजेंस में? न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस। न्यूक्लियोसाइड ब्रेकडाउन होगा किसमें? शुगर और नाइट्रोजनस बेस में। किसकी प्रेजेंस में? न्यूक्लियोसाइडेज की प्रेजेंस में। और ये फॉस्फेट ग्रुप तो चल ही रहा है। सिंपलेस्ट फॉर्म, शुगर की फॉर्म में हमने इसको तोड़ दिया, न्यूक्लियस को। न्यूक्लिक एसिड को हमने सिंपलेस्ट फॉर्म शुगर में तोड़ दिया और क्या बना दिया? एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट बन गया। ये जो होता है आपका न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लियोटाइड बनाने वाला काम,
ये होता है आपका पैनक्रियाटिक जूस की मदद से, पैनक्रियाटिक जूस की वजह से, ठीक है। और ये जो दोनों चीज़ हो रही हैं ये होती है आपकी इंटेस्टाइनल या फिर सकस एंटेरिकस की मदद से, इंटेस्टाइनल जूस या फिर सकस एंटेरिकस कह लो उसको। ये हमने देख लिया। एक और पेज लेना पड़ेगा हमको। हमने सारा डाइजेशन करा लिया, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, फैट, लिपिड्स का, न्यूक्लिक एसिड्स का। अब इसके देख लेते हैं हम थोड़े से एंड प्रोडक्ट्स कि लास्ट में हमें क्या क्या मिला। एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूट रहे हैं आपके? मोनोसेक्राइड में। मोनोसेक्राइड्स के कौन कौन है वो? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज। प्रोटीन्स किस में टूट रहे हैं आपके? अमीनो एसिड्स में। लिपिड्स या फैट्स किस में टूट रहे हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। न्यूक्लिक एसिड, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेसिस। ये हैं आपके इसके एंड प्रोडक्ट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड। इनका सबका हमने करा लिया डाइजेशन। देखो आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। The process of digestion of food is accomplished by mechanical and chemical process. The buccal cavity performs two major functions: mastication and facilitation of swelling, मतलब deglutition. The teeth and tongue, with the help of saliva, masticate and mix up the food thoroughly. Mucus in saliva helps in lubricating and adhering the masticated food particles into bolus. The bolus is then conveyed into pharynx and then into the esophagus by swelling or deglutition. The bolus further passes down esophagus by successive waves of muscular contraction called peristalsis. ऐसे वैसे वाला में esophagus में होता है peristaltic. The gastroesophageal sphincter control the passage of food into stomach. The saliva secreted in the oral cavity contain electrolytes Na positive, K positive, Cl negative, HCO3 negative and enzymes. Salivary amylase and lysozyme. Lysozyme क्या? Bacterial activity को control करता है. The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by hydrolytic action of carbohydrate splitting enzyme, the salivary amylase. About 30% of starch is hydrolyzed here by this enzyme, optimum pH 6.8 into disaccharide maltose. Lysozyme present in saliva act as antibacterial agent to prevent infection. ये हमने देख लिया. स्टार्च का salivary amylase क्या maltose में convert हो जाता है. The mucus of stomach has gastric gland. Gastric gland हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख लो. म्यूकस सेल, म्यूकस नेक्स्ट सेल सिक्रीट म्यूकस. कौन से थे? ग्लोबुलेट सेल्स. पैप्टिक चीफ सेल सिक्रीट प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन. पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट HCl and कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. The stomach stores the food for 4 to 5 hours. The food mixes thoroughly with the acid gastric juice of the stomach by churning movements of its muscular wall and is called chyme. खाना पेट से जब जाता है तो क्या होता है? वो chyme बनता है. The proenzyme pepsinogen on exposure of hydrochloric acid get converted into active enzyme called pepsin. The prolytic enzyme of the stomach. Pepsin converts protein into proteases and peptones, peptides. The mucus and bicarbonates present in gastric juice plays an important role in lubrication and protection of the mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid. Hydrochloric acid provides the acidic pH 1.8 optimum for pepsin,
Renin is a proleptic enzyme found in gastric juices of infant which helps in digestion of milk protein. Small amount of lipases are also secreted by gastric glands. हमने देखा था gastric lipases small amount. Various types of movements are generated by the muscularis layer of the small intestine. These movements help in thorough mixing of food with various secretion in the intestine, thereby facilitate digestion. The bile, pancreatic juice and intestinal juice are secretion released into the small intestine. Pancreatic juice and bile juice are released through the hepatopancreatic duct. डक्ट वाला सिस्टम भी हमने कल कर लिया है. कल का लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपका डाल दूंगी और आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए. वहाँ पे हाथ के हाथ लेक्चर्स के लिंक आते रहते हैं. आपको कहीं भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. The pancreatic juice contains inactive enzyme trypsinogen, chymotrypsinogen, procarboxypeptidase, amylase, lipase, and nucleases. Trypsinogen is activated by enzyme enterokinase secreted by intestinal mucus into active trypsin, which in turn activates the other enzyme in the pancreatic juices. The bile released into the duodenum contain bile pigments called bilirubin and biliverdin, bile salt, cholesterol, and phospholipids, but no enzyme. Bile helps in emulsification of fat, breaking down the fats into small micelles. Bile also activates lipases. The intestinal mucosal epithelium has globulate cells which secrete mucus. The secretion of breast border cells of the mucosa along with the secretion of globulate cell constitute the intestinal or succus entericus. This juice contains variety of enzymes like disaccharide, maltase, dipeptidase, lipases, nucleosidase, etc. The mucus along with the bicarbonates from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium 7.8 for enzymatic activity. Submucosal glandular gland also help in this. ये पूरा आपको समझ आ जाएगा अगर आपने नोट्स वैसे बनाए होंगे जैसे मैंने अभी आपको दिए. मैंने आपको शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में हर चीज़ बताई. आपको एक नोट प्रोवाइड करें जो इन दी एंड आपको हेल्प करेंगे. ये आपको इतना सारा कंफ्यूज नहीं होना है. आपको डाइजेशन स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने पहले लेक्चर से अभी तक बताया वैसे याद रखो, वैसे ही चलो. आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये हर एक चीज कवर हो रखी है. ठीक है. Protein, proteases, and peptones, particularly hydrolyzed protein in the chyme reaching the intestine, acted upon by prolytic enzyme of pancreatic juice. Protein, protons, peptones, proteases. Trypsin, chymotrypsin, carbohydrates, dipeptides बना देंगे. Carbohydrates in the chyme are hydrolyzed by pancreatic amylase into disaccharides. स्टार्च किसमें amylase की प्रेजेंस में कौन सा था? amyloxan डाइसेक्राइड में कन्वर्ट हो गया. जो फैट था फैट लाइपेज की मदद से डाइग्लिसराइड फिर मोनोग्लिसराइड. ये हमने पूरा प्रोसेस डिटेल में देखा है. न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस से न्यूक्लियोटाइड और फिर न्यूक्लियोसाइड, फिर उसके बाद शुगर फॉस्फेट ग्रुप और आपका नाइट्रोजनस बेसिस. The enzyme in the succus entericus act upon the end product of the above reaction to form respective simpler absorbable form. These final steps in digestion occur close to the mucosal epithelial cell of intestine. डाइपेप्टाइड पे डाइपेप्टाइडेज काम करेगा, अमीनो एसिड बनेगा. माल्टोज पे माल्टेज ग्लूकोज और ग्लूकोज. लेक्टोज पे लैक्टेज ग्लूकोज और गैलेक्टोज. सुक्रोज पे सुक्रेज ग्लूकोज और फ्रक्टोज. न्यूक्लियोटाइड्स पे न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइड बनाता है. न्यूक्लियोसाइडेज से शुगर और बेस बनता है. डाई और मोनोग्लिसराइड आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देते हैं. ये सब हमने देख लिया. The breakdown of biomacromolecules mentioned above occurs in the duodenum region of the small intestine. The simple substance thus formed are absorbed in the jejunum and ileum region of the small intestine. The undigested unabsorbed food are passed on to large intestine. No significant digestive activity occur in the large intestine. The function of large intestine are absorption of some water, mineral, and certain drugs, secretion of mucus with the help of which help in adhering waste undigested particularly together and lubricating it for easy passage. आपका ये था पूरा डाइजेशन. इसने क्या बताया? जो डाइजेशन होता है, ये जो डाइजेशन हमने पढ़ा है इंटेस्टाइन का, ये होता है ड्यूोडेनम में. ड्यूोडेनम में डाइजेशन होता है और आपका एब्जॉर्प्शन का होता है जेजुनम और इलियम में. ठीक है. आज के लिए हम इतना ही करेंगे. डाइजेशन वाला पार्ट हम देख चुके हैं. हमारा बचा है एब्जॉर्प्शन और हार्मोन और डिजीज डिसऑर्डर. एब्जॉर्प्शन और डिसऑर्डर बचे हैं, ये हम कल के लेक्चर में लेंगे और कल के लेक्चर में हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा. डाइजेशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट. आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा.
समझ आया है प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। कुछ भी नहीं समझ आता है, कोई भी दिक्कत आती है, आप चाहते हो मैं सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा के उसी में मार्क कराऊं या मैं खुद के नोट्स जैसे आज मैंने दिए हैं ऐसे दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आ जाएगा, आपके सारे क्वेश्चन निकलेंगे, आप एक एक लेक्चर अच्छे से देखो। आपको 360 ऑन 360 चाहिए, मैं आपके लिए खड़ी हूँ। आप प्लीज़ पढ़ो, आराम से पढ़ो, आप पे कोई भागा दौड़ी नहीं है, बहुत इजी है। दिन में 1 घंटा दोगे बहुत है बायो के लिए। लेक्चर पढ़ो यहाँ पे, उसके बाद 1 घंटा लेक्चर्स को दो ऑनलाइन, उसके बाद आप अपना पूरा दिन कुछ करो, कोई मतलब फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, क्वेश्चंस लगाओ, जो मर्जी चाहे करो, आपको 1 घंटा लेक्चर्स के लिए देना है। ये चीज़ समझ आई? आज के लेक्चर में कुछ भी नहीं समझ आएगा तो क्या करना है, कमेंट करना है। चैनल पर आए हो, वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे और दुगनी मेहनत करने का मन करता है। प्लीज़ सब्सक्राइब करना। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है। अभी तक आप वीडियो में बने रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। आगे आपका एब्जॉर्प्शन और डिसऑर्डर कल होंगे। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर।